हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र में आई हुई एक वैकेंसी के बारे में। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं महाराष्ट्र ट्रांसको। ठीक है, एक अच्छी वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है, लेकिन पहले ही मैं बता दूं कि ये सिर्फ उनके लिए वो लोग एलिजिबल होंगे जिनका महाराष्ट्र का डोमिसाइल है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के डोमिसाइल के लिए मतलब महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तो ही आपकी एलिजिबिलिटी आएगी इसमें। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें सैलरी जो है ना, 1 लाख से ऊपर की है। ठीक है, यानी पर मंथ 1 लाख रुपए से ज़्यादा की आपकी सैलरी इसमें है। तो कौन सी पोस्ट है? डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट है। कितनी वैकेंसीज हैं? टोटल 25 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और 7 अनरिजर्व के लिए, 3 SEBC के लिए, EWS की 3, OBC की 3, फिर इस तरीके से SC ST बाकी कैटेगराइज किया है। ठीक है, वेमेन के लिए भी रिजर्वेशन है, जैसे 5 है, 7 है तो 5 2 इसमें वेमेन रिजर्वेशन है। ठीक है, पे स्केल देखिए कितना गजब का है, पे स्केल शानदार है। 54,500 से 1,37,995। ठीक है, यानी आपका मंथली ग्रॉस इमोल्यूमेंट बनेगा 1,05,34 रुपए का विदाउट ऑफिस एकोमोडेशन। ठीक है, तो वो भी अगर कुछ मिला तो और ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो 12 लाख रुपए से ज़्यादा का इसमें साल भर में आपका पैकेज रहेगा। और जो ये क्वालिफिकेशन है, ये CA इंटर और CWA इंटर। ठीक है, और MBA फाइनेंस या फिर आपके पास MCOM हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, CA इंटर अगर आप हैं या CWA इंटर हैं तो आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। फाइनेंस अकाउंट से ऑडिट में आपके पास रिलेवेंट स्टेट होना चाहिए एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस के लिए आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, आपसे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी मांग लेते हैं 1 साल का। ठीक है, कि भैया उससे आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए। और अगर आपका MBA है फाइनेंस में या फिर MCOM है तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस अकाउंट्स या फिर ऑडिट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए? पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी आर्टिकलशिप वगैरह का काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस मीन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एक्वायर्ड बाय कैंडिडेट आफ्टर पोजेसिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना। और सारा क्राइटेरिया कब का कंप्लीट होना चाहिए? 3/4/2025। ठीक है, एज लिमिट कितना है भाई? एज लिमिट आओ देख लो। आउटसाइडर कैंडिडेट 38 साल की है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी है? 43 साल। ठीक है, मतलब अनरिजर्व के लिए 38 साल, रिजर्व कैटेगरी के लिए 43 साल। ठीक है, और दिव्यांग कैटेगरी है तो 45 साल हो जाएगा। और ये एम्प्लॉय अगर है इसी कंपनी के तो 57 साल, वो ठीक है। रिजर्वेशन, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होना चाहिए। हाँ, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए तो ही आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। महाराष्ट्र से ही आपको होना जरूरी है। बाकी EWS वगैरह है। EWS कब का चाहिए? फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो वैलिड हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए वैलिड होना चाहिए। बाकी तो ठीक है। अब इसके थोड़ा, हाँ, फीस कितनी है? 700 रुपये है वो अनरिजर्व के लिए, और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 350 है, और दिव्यांग में एक भी नहीं है। अभी हम सैलरी वगैरह डिस्कस करेंगे। टेंटेटिव रिटर्न टेस्ट मई या जून में होगा। तो अभी से अगर आप देखेंगे तो आपके पास लगभग, अगर आप लास्ट में या जून मानते हैं तो 2 महीने का आपके पास टाइम है। ठीक है, तो 2 महीने में इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक बात। और क्या है? बाकी तो इसमें फोटो वगैरह का दिया हुआ है।
बाकी तो ठीक है। अब हम इसके टेंटेटिव सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं ज़रा सा। तो जो टेंटेटिव सिलेबस है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। जैसे टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन रहेंगे आपका, और ये 110 नंबर का आएगा। अब ये कैसे आएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन 3 नंबर के हों, कुछ ढाई के भी हो सकते हैं। तो क्योंकि ये 50 2 नंबर का होता तो 100 का होता, तो ये 110 नंबर का। दूसरा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के, यानी आधे आधे नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। फिर टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, और मराठी लैंग्वेज 20 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, ठीक है। तो इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन प्रोफेशनल नॉलेज के रहेंगे, और 80 क्वेश्चन आपके रहेंगे किससे, बाकी जो जनरल एप्टीट्यूड है, जैसे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव और मराठी लैंग्वेज, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन, ये 130 क्वेश्चन को टोटल रहेंगे, और 130 में से 110 नंबर का, मतलब 100 मतलब 150 नंबर का टोटल पेपर होगा। 110 नंबर का आपका प्रोफेशनल नॉलेज, और बाकी 40 नंबर में ये बाकी चीजें रहेंगी। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज 110 नंबर का जो रहेगा, ये कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो आइए डिस्कस करते हैं। अच्छा देखिए, इसका सिलेबस दिया नहीं है, लेकिन कुछ जो पीएसयूज के एग्जाम होते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हों कि नहीं अदर स्टेट्स में, उन सभी को देख करके ये मैंने एक टेंटेटिव सिलेबस बनाया है कि इस तरीके से हो सकता है। देखो, क्योंकि फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है, तो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये बेसिक चीजें तो पूछी ही जाएंगी, और उसके अलावा क्या पूछ सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बात करें, तो बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। और साथ ही साथ आप इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ लेना, एएस भी, ठीक है। तो ये भी एएस के बारे में भी आपको नाम वगैरह पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, पार्टनरशिप अकाउंट, ये आपको अकाउंटिंग में बेसिक पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, राइट शेयर्स, बोनस शेयर, बाई बैक शेयर, अमलगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद एडवांस्ड अकाउंटिंग में हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंश्योरेंस क्लेम, कंसाइनमेंट अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद अगर हम आगे आए, तो है अपना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट शीट इसमें, फिर मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, इसमें साथ एक और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है, या सर्विस सेक्टर की कॉस्टिंग जिसको कहते हैं। फिर ये मैनेजमेंट कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंसेस का कैलकुलेशन, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग भी लगभग आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन, रेशियो एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, तो कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेशियो एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको तो आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, बाकी भी पढ़ना है, लेकिन इनको आप पहले कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑडिटिंग, ऑडिटिंग बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, ऑडिटिंग का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑडिट रिस्क कितने प्रकार का होता है और टाइप्स का होता है, इंटरनल रिस्क क्या है, कंट्रोल रिस्क क्या है, डिटेक्शन रिस्क क्या है, इंटरनल कंट्रोल कंपनीज एक्ट में कहाँ दिया हुआ है, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, इनमें क्या डिफरेंस है, वाउचिंग वेरिफिकेशन क्या बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, कंपनी ऑडिट सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 148 तक क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, कॉस्ट ऑडिट क्या होता है। फिर ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में किस तरीके की क्वालिफिकेशंस आती हैं, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या है, नॉन क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट यानी कि क्लियर रिपोर्ट किसे कहते हैं, ठीक है, तो एडवर्स रिपोर्ट किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं कंपनी लॉ, कंपनी लॉ में बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट यानी कंपनी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कितने डायरेक्टर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, फीचर्स ऑफ कंपनी, वही चीज़ होगी, मीटिंग्स ऑफ कंपनी, एजीएम कब बुलाते हैं, कब ईजीएम बुलाते हैं, ये सारी चीज़ें, डिविडेंड, कंपनी को कब डिविडेंड डिक्लेयर करना है, कितने दिन में पे करना है, किस तरीके से पे करेंगे, नहीं पे करेंगे तो क्या होगा,
अकाउंट्स ऑफ कंपनी, कंपनी को अपने अकाउंट्स को किस तरीके से बनाना है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इसके साथ आप पढ़ सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी में कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उनकी मीटिंग कैसे होगी, ठीक है। फिर आते हैं बिजनेस लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बेसिक चीज़ है। पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनकम टैक्स। अब देखो इनकम टैक्स बहुत बड़ा एक्ट है, ठीक है, तो आपको बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स पढ़ना है, यानी असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट कौन से सेक्शन में दिया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, पर्सन में कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, ठीक है, इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है, फिर एग्जम्प्टेड इनकम क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, ठीक है, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, कितने दिन का होता है, ठीक है। उसके बाद हेड्स ऑफ इनकम, जो 5 हेड ऑफ इनकम है, इनके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। किस चार्जिंग सेक्शन क्या है किस हेड का। फिर डिडक्शंस, चैप्टर 6A के डिडक्शंस जो है, ठीक है, चैप्टर 6A के डिडक्शन, 80D में किसका डिडक्शन है, 80C में किसका डिडक्शन है, ठीक है, 80U में किसका डिडक्शन है। टीडीएस 192 से शुरू हो जाती है कहानी इसकी, तो आगे चल के, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए कौन सा सेक्शन है, बाकी मतलब टीडीएस के आपको प्रोविजंस पता होने चाहिए। फिर साथ ही साथ आपको 115 बीएससी, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है, इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं इनके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, बेसिक्स ऑफ जीएसटी, सप्लाई में जीएसटी, जीएसटी में सप्लाई का क्या मतलब होता है, मिक्स सप्लाई किसे कहते हैं, कॉम्पोजिट सप्लाई कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कब कराना होगा जीएसटी में, इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट किसे कहते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ई वे बिल कब बनाना पड़ता है, ये सारी चीज़, ठीक है। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मोटिवेशन थेरीज, लीडरशिप थेरीज एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्रोफेशनल नॉलेज कोर्स की, ठीक है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उसका, ठीक है। वहाँ से आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल नॉलेज कंप्लीट जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, वो सारा कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जो कि बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा। इंग्लिश में नोट्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है, एमसीक्यूज भी रहते हैं, और साथ ही साथ आपको वीडियो क्लासेस भी मिल जाएंगे, जितना कुछ मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। तो अगर आप 5 to 6 आवर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इन नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर आप अपने ये जो सिलेबस मैंने बताया, इसके बेसिस पर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैंने कोर्स में कुछ पीएसयू के मतलब पुराने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पेपर भी डाल दिए हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोर्स लेना है तो कोर्स में आप डिस्क्रिप्शन पे जाके वहाँ से इनरोल करा सकते हैं, या ये जो लिंक दी हुई है यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दी जाएगी, ठीक है। तो जो लोग महाराष्ट्र डोमिसाइल के हैं, ठीक है, और जो क्राइटेरिया जिनका एक्सपीरियंस है, सीए इंटर है, सीडब्ल्यू इंटर है, एमबीए फाइनेंस या एमकॉम है, और एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो उनको ज़रूर फॉर्म फिल करना चाहिए, एक शानदार अवसर है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।